मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास बच्चों, साइंस में लेसन नंबर 3 पौधे एवं उनका भोजन। ये कल वीडियो आपको दी गई थी, पौधे एवं उनका भोजन। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, प्रयोग नंबर 4। इसमें आपको कल बता दिया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 की आवश्यकता होती है और इसको हम किस प्रकार प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अब है बच्चों प्रयोग नंबर 4 कि किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उससे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो ये लेसन प्रयोग नंबर 4 में आपको बताया जाएगा और कि पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनमें किस प्रकार क्लोरोफिल कार्य करता है, किस प्रकार सूर्य का प्रकाश कार्य करता है और कैसे स्टार्च का संश्लेषण होता है या भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं प्रयोग नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों प्रयोग नंबर 4। एक पत्ती लीजिए, इसे जल में लगभग 5 मिनट उबालिए। जल के बीकर में रखी अल्कोहल से भरी एक परख नली में इसे डालिए। पहले तो इस पत्ती को जल में उबालना है बच्चों, उसके बाद इसको अल्कोहल में भरी एक परख नली में इसको डालना है। अल्कोहल को उबालने के लिए बीकर को धीरे धीरे गर्म करना। चित्र आप देख रहे हैं, इस बीकर को धीरे धीरे गर्म करना होगा। अल्कोहल क्लोरोफिल को अपने में घोल लेता है तथा पत्ती का हरा रंग गायब हो जाता है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है या नहीं है। जब हम पत्ती को पानी के अंदर उबाल कर और बच्चों उसको फिर हम अल्कोहल में उबालेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, फिर इसको हम अल्कोहल में उबालते हैं और उसको धीरे धीरे उबाला जाता है बीकर के अंदर रख करके, इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उबालने के लिए बीकर को और धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो अल्कोहल क्लोरोफिल को अपने में घोल लेता है। तो जो पत्ती के अंदर का क्लोरोफिल है बच्चों वो अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती का हरा रंग गायब होकर के एक सफ़ेद सा रंग पत्ती का आ जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल गया है और पत्ती से निकल गया है। अब अल्कोहल को हटाने के लिए पत्ती को धोते हैं। जब पत्ती को एक प्याली में फैलाइए तथा इस पर तनु आयोडीन विलयन डालिए। जब आयोडीन विलयन से पत्ती को निकालकर इसे जल में धोइए। इसे प्रकाश के सामने पकड़िए। यदि स्टार्च उपस्थित होगा तो इसका नीला काला रंग दिखाई देगा। अगर इसमें स्टार्च का रंग है या स्टार्च है तो बच्चों ये काले रंग की या नीले रंग की हमको दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अब है प्रयोग नंबर 5। प्रयोग नंबर 5 में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है या नहीं है। इसमें इस चीज़ का जो है अध्ययन किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रयोग नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। लंबी पत्तियों वाले गमले में लगा पौधा लीजिए, अर्थात जिसमें पत्तियां लंबी हो ऐसा पौधा कोई गमले में लगा हुआ हो उसको लेना है। इसे 1-2 दिन अंधेरे में रखिए जिससे उसे सूर्य का प्रकाश न मिले। ठीक है बच्चों, उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना चाहिए। उस गमले को हम अंधेरे में कहीं किसी स्थान पर रख सकते हैं। एक तंग डाट वाली बोतल में सांद्र पोटेशियम कास्टिक, जिसको कास्टिक पोटास भरा हुआ होता है, यह आप चित्र में देख रहे हैं। गमले में पौधा लगा हुआ है, पत्ती आधी विलयन के अंदर है, आधी पत्ती बाहर है। जो विलयन के अंदर है उसमें KOH अर्थात कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। इस तरह से हमने इस पत्ती को या इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर दिया है। आधा भाग बोतल में बाहर अथवा आधा
आधा बोतल में तथा आधा बाहर रहे। कास्टिक पोटास कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। जो कास्टिक पोटास है वो कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर देता है, अतः बोतल के अंदर वाले पत्ती के भाग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो KOH उसको तो समाप्त कर देता है, और क्योंकि वो बंद है, कार के द्वारा बंद कर दी गई है, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। बोतल से बाहर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, और जो पत्ती का बाहर वाला भाग है जिसको मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ, इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। किंतु जो बच्चों पत्ती का अंदर का भाग है, क्योंकि उसमें KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर देता, अवशोषित कर देता, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। बोतल में डाट लगाकर इसे कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। पत्ती का स्टार्च के लिए प्रयोग करते हैं। हम पाते हैं कि बोतल में बाहर वाला पत्ती का भाग काला सफ़ेद में बदल जाता है, जबकि अंदर का भाग रंगहीन है। यह प्रदर्शित करता है कि बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं थी, और कार्बन डाइऑक्साइड के ना होने के कारण तो उसका कलर बच्चों हमें कुछ पीला सा दिखाई देगा, और वो जो है कुछ पीला दिखाई देगा, और जो बाहर वाला भाग है वो हमको हरा दिखाई देगा, जो इस बात को सिद्ध करता है कि अंदर वाले भाग में ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पत्ती धीरे धीरे सूख जाती है या वो पीले रंग की दिखाई देती है। प्रयोग नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब ये इस बात की पुष्टि करता है प्रयोग नंबर 6 कि क्या वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है या बच्चों कोई और गैस निकलती है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है प्रयोग नंबर 6 कि प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये भी हम हरे पौधे के द्वारा इस बात को भी सिद्ध कर सकते हैं। एक बीकर में हाइड्रिला की कुछ टहनियाँ रखकर, हाइड्रिला बच्चों एक जलीय पौधा होता है जो जल के अंदर ही बड़ा होता है। हाइड्रिला की कुछ टहनियाँ रखकर उस पर एक कीप को उल्टा रख दीजिए। ये अब चित्र में आप देख रहे हैं, हाइड्रिला की पत्ती हैं और उसको एक अंदर कीप में रख करके उसको गैस जार के अंदर रख दिया जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस तरीके से इस चित्र को तैयार किया जाता है। अब कीप के ऊपर सावधानी से जल से भरी परख नली को उल्टा कीजिए। बीकर को 2-3 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप देखेंगे कि टहनियों के अंतिम छोर से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं तथा परख नली के ऊपरी सिरे पर एकत्रित हो रहे हैं। इसमें गैस जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो बुलबुले के रूप में हमें बच्चों ऊपर इकट्ठी हुई दिखाई देती है, जो ऊपरी सिरे पर एकत्रित हो जाती है। परख नली के एकत्रित गैस के परीक्षण के लिए भाई इसमें वास्तव में बच्चों गैस है या नहीं, इस बात की जानकारी के लिए मुंह के पास हम जलती हुई माचिस, परख नली के मुंह के पास माचिस की तीली ले जाकर जलाते हैं। तीली का जलना यह प्रदर्शित करता है कि परख नली में एकत्रित गैस ऑक्सीजन है, जो इस बात को सिद्ध करता है बच्चों कि वास्तव में जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बच्चों आग नहीं जलाई जा सकती, जो इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो गैस मुक्त होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जाएगा विषम पोषण। क्या बताया जाएगा बच्चों? विषम पोषण। अब से पहले आपको पढ़ाया जा रहा था स्वपोषण कि पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह विषम पोषण, सभी जंतु तथा बिना हरे रंग वाले पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे भोजन के लिए हरे पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें विषम पोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको विषम पोषी कहा जाता है क्योंकि ये जो पौधे हैं ये अपना भोजन आप नहीं बना सकते, ये भोज्य पदार्थों के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं।
तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषी पौधे अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों तथा दूसरे पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। बिना हरे रंग वाले पौधों में 4 प्रकार के विषम पोषण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 1 परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। ये इस प्रकार के पौधे हैं जिनको अब यहाँ बताया जा रहा है कि परजीवी सभी विषम पोषी होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। 1 परजीवी, सेकंड नंबर मृतोपजीवी, थर्ड नंबर सहजीवी, नंबर 4 कीटभक्षी। परजीवी वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से ही भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। मृतोपजीवी वे पौधे होते हैं जो मरे हुए अपशिष्ट पदार्थों से या मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोज्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं। सहजीवी वे होते हैं जो सहजीवन दूसरे जीवों के साथ रह करके या दूसरे पौधों के साथ रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। और कीटभक्षी वे पौधे होते हैं जो कीटों के भक्षण के द्वारा ही अपने भोज्य पदार्थों की पूर्ति करते हैं। तो ये चारों प्रकार के पोषण के बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा। नंबर 1 परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीटभक्षी पोषण। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों परपोषी पोषण। क्या शुरू करते हैं? परजीवी पोषण, क्योंकि परजीवी से लेकर के कीटभक्षी तक आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और नंबर 1 है परजीवी पोषण। बच्चों ये वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी। इससे नेक्स्ट जो है परजीवी पोषण आपको भेजी जाएगी कीटभक्षी तक। और आप वीडियो देखें। वीडियो के साथ साथ आप अपना ये भी कोशिश करें कि बुक के साथ आप पढ़ते रहें, जिससे आपको समझने में करने में कोई आसानी ना रहे। अगर आप बुक और वीडियो को दोनों एक साथ पढ़ेंगे देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।